एक देश जो कभी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री आइलैंड था, जहां सबसे पहले लोगों को सज़ा काटने के लिए भेजा गया था, आज वही देश दुनिया का सबसे सेफ, डेवलप्ड और इमाइग्रेशन फ्रेंडली नेशन में गिना जाता है। दुनिया के कोने में छुपा हुआ ऑस्ट्रेलिया सिर्फ बीचेस, कंगारूज, कोरल रीफ्स के लिए ही नहीं जाना जाता। इसके अंदर छुपी है एक एंशिएंट सिविलाइजेशन, एक कॉलोनियल ट्रॉमा और एक मॉडर्न सक्सेस स्टोरी। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की एंशिएंट और कॉलोनियल हिस्ट्री की। क्यों 90% ऑस्ट्रेलिया आज तक खाली है, क्या है ऑस्ट्रेलिया का आउटब्रेक रीजन, और क्यों ऑस्ट्रेलिया कोरल रीफ्स के लिए फेमस है, और ऑस्ट्रेलिया की यूनिक ज्योग्राफी के बारे में। तो चलिए चलते हैं एक जर्नी पे जो हमें लेके जाएगी ऑस्ट्रेलिया के इवोल्यूशन की तरफ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की पहली सिविलाइजेशन आज से 65,000 साल पहले थी, जब एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन एशिया से माइग्रेट हुए थे। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के। ये पहली जनजाति है जिसने ऑस्ट्रेलिया पर कदम रखा था। ये लोग हंटर गैदरर्स थे और उनका पूरा नॉलेज सिस्टम एक ओरल ट्रेडिशन पे बेस्ड था। ओरल ट्रेडिशन का मतलब होता है कहानियों, गीतों के थ्रू ही अपने ट्रेडिशन को समझाते थे। जिसे ये ड्रीम टाइम भी कहते थे। ड्रीम टाइम कोई बेड टाइम स्टोरीज नहीं हुआ करती थी, ये एक स्पिरिचुअल रियलिटी थी एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस की, जहां इनका ये मानना था कि इस टाइम इनके एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स यानी पूर्वजों की आत्मा आएंगी और माउंटेन्स, लैंडस्केप, ह्यूमंस और एनिमल्स को फॉर्म करेंगी। ये दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूस कल्चर में से एक है। एबोरिजिनल आर्ट, केव पेंटिंग्स और माइथोलॉजी आज भी प्रिजर्व्ड हैं, स्पेशली ककाडू नेशनल पार्क और उलूरू में। ये सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है कि जब यूरोप में आइस एज चल रहा था तो यहाँ ट्राइबल सिस्टम बन चुका था। 1606 में डच एक्सप्लोरर विलियम ज़ेन्जू ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार देखा। वो अपनी शिप के साथ एशिया एंड स्पाइस आइलैंड एक्सप्लोर करने निकले थे। स्पाइस आइलैंड आज का इंडोनेशिया है, बट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि उनका मानना ये था कि ये पूरी ज़मीन बैरन है और यहाँ के लोग बहुत लड़ाकू हैं। 1770 में जेम्स कुक अपने शिप में ट्रैवल कर रहे थे। जेम्स कुक एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जो पैसिफिक ओशियन के नए मैप्स बनाने के मिशन पे निकले थे, और तभी उन्होंने ईस्ट कोस्ट को एक्सप्लोर किया और उसे ब्रिटिश के नाम क्लेम कर दिया और इसको नाम दिया गया न्यू साउथ वेल्स, और ऑस्ट्रेलिया को बना दिया गया पेनल कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। सो पेनल कॉलोनी का बेसिकली मतलब होता है कि जेल प्लस कॉलोनी, जहाँ पर कंट्री के क्रिमिनल्स को भेजा जाता था मेनलैंड से दूर रहने के लिए। ब्रिटेन की पेनल कॉलोनी बनाने के दो बड़े कारण थे। पहला तो ये कि उनकी जेल ओवर क्राउडेड हो चुकी थी, मतलब उनकी जेल में जगह नहीं थी और क्रिमिनल्स को रखने के लिए, और दूसरा ब्रिटेन अपना कॉलोनिज्म का एक्सपेंशन करना चाहता था, इसीलिए उसने ब्रिटेन से दूर ऑस्ट्रेलिया को एज अ पेनल कॉलोनी बनाया और वहाँ पे अपने सारे क्रिमिनल्स को भेजना चालू कर दिया। 1788 में फर्स्ट फ्लीट नाम का एक जहाज़ आया जिसमें लगभग 736 कैदियों को लाया गया और उनको साउथ वेल्स पहुँचाया गया। इन कैदियों से सड़क, इमारतें और बाकी सारे निर्माण की चीज़ें कराई गई। छोटे छोटे अपराध करने वाले कैदियों को भी इसी महाद्वीप पे लाया जाता था। 1788 से लेके 1868 तक लगभग 1,60,000 कैदियाँ ऑस्ट्रेलिया भेजे गए। धीरे धीरे वहाँ स्वतंत्र बसने वाले लोगों की संख्या बढ़ी और दंड उपनिवेश का विरोध होने लगा, और इस तरीके से 1868 में फाइनली इस प्रथा को बंद कर दिया गया। मतलब जो आज हम ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं उसका बेसिक निर्माण कैदियों ने किया है। लेकिन लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं हुई, लड़ाई अभी और भी थी क्योंकि अब उन्हें कॉलोनिज्म से भी लड़ना था। कॉलोनिज्म के बाद एबोरिजिनल कम्युनिटीज़ का मास डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिसीज़, वायलेंस और लैंड ग्रैबिंग ने उनकी पॉपुलेशन को बहुत कम कर दिया था। 20वीं सदी तक पूरी जनरेशन को स्टोलन जनरेशन बना दिया गया, जिसमें एबोरिजिनल लोगों के बच्चों को ज़बरदस्ती वाइट फैमिलीज़ में काम करने के लिए भेजा जाने लग गया। ये ऑस्ट्रेलिया का एक पेनफुल और कंट्रोवर्शियल चैप्टर है जिसका इम्पैक्ट आज भी एबोरिजिनल कम्युनिटीज़ महसूस करती हैं।
फाइनली 1901 में ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ नेशन बनाया और ब्रिटिश मोनार्की के अंडर एक नया फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया। 1931 तक फुल लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस वेस्टमिनिस्टर के थ्रू इनको मिल चुका था। फुल लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अब ये लोग खुद के अपने लॉज बना सकते थे। 1986 में ऑस्ट्रेलियन एक्ट के बाद पूरी कंप्लीट लीगल ऑटोनॉमी ऑस्ट्रेलिया को दे दी गई। आज भी किंग चार्ल्स टेक्निकली हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ पे रियल हेड किंग होते हैं, लेकिन सारी पावर एक तरीके से मेजरली पार्लियामेंट के ही पास होती है। हमने ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में जान लिया, हमने ये जान लिया कि ऑस्ट्रेलिया कैसे इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन एक जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया की वो ये है कि आज भी ऑस्ट्रेलिया का 90% लैंड मास खाली है। मतलब उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% एरिया में ही रहती है। तो ऐसे क्या कारण है कि आज तक ऑस्ट्रेलिया का 90% लैंड खाली है और सिर्फ 10% में ही सारी सेटलमेंट है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी कंट्री है और इसके साथ साथ एक सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 10% एरिया ही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया पूरा बसा हुआ है, बाकी का 80 से 90% ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से खाली है। और ये जो 10% हिस्सा है ये सिर्फ कोस्ट के आसपास बचा हुआ है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं जैसे कि सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, ये सारी मेजरली सिटीज़ जो हैं ये सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं ऑस्ट्रेलिया के सी से, और यहीं पे सारी पॉपुलेशन रहती है। तो ऐसे क्या कारण है कि बाकी का 80 से 90% ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से खाली है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मेन सेंटर एरिया है ऑस्ट्रेलिया का वो पूरी तरीके से एरिड एरिया है या पूरी तरीके से एक बड़ा डेजर्ट है जिसमें रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इस डेजर्ट वाले एरिया को और एरिड लैंड को बोला जाता है आउटबैक। यहाँ रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहीं रात में यही टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसीलिए इस एरिया में काफ़ी रहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ इंडिजीनियस ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ इस एरिया में रहती हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एक टाउन है जिसका नाम है कूबर पैडी। ये वही टाउन है जो आउटबैक एरिया में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सारे लोग ज़मीन के अंदर रहते हैं। उनके चर्च, उनके घर, उनके होटल सारे ही ज़मीन के अंदर बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया जितना सिडनी और क्वींसलैंड जैसी सिटीज़ के लिए फेमस है, उतना ही उसके ग्रेट बैरियर रीफ्स भी फेमस हैं। ये ऐसे बैरियर रीफ्स हैं जो स्पेस से भी देखे जा सकते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्टेट की कोस्ट के पास पाए जाते हैं। ये रीफ सिस्टम 2300 किलोमीटर जितना लंबा है, जो लगभग इंडिया के दिल्ली से कन्याकुमारी जितना लंबा है। रीफ का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मरीन लाइफ को जिंदा रखने में मदद करता है, बनाने में मदद करता है, स्पेशली कोरल पोलैप्स से। कोरल पोलैप्स एक छोटी सी क्रिएचर होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट से अपना घर बनाती है। साल दर साल ये कोरल लेयर्स मिलके रीफ बनते हैं। एरेशन रीफ्स इकोसिस्टम के रेन फॉरेस्ट जैसे होते हैं। ये ओशियन के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, कोस्ट लाइन इरोजन से बचाते हैं और सी फूड के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड भी है। इस रीफ का सिग्निफिकेंस सिर्फ इकोलॉजी तक ही नहीं है, ये एक इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस के लिए, जो स्पेशली वो लोग जो टॉरेस स्ट्रेट के आसपास रहते हैं, उनके लिए इसकी मान्यता बिल्कुल अलग है। वो मानते हैं कि उनकी एंशिएंट स्टोरीज़ में इसको एज अ लिविंग एंटिटी दिखाया गया है जिसको प्रोटेक्ट करना उनकी स्पिरिचुअल ड्यूटी है। कैप्टन जेम्स कॉक जब 1770 में ग्रेट बैरियर रीफ से टकराए थे, उनका शिप इससे टकराया था, तब इसका पता चला था कि यहाँ पे एक रीफ है। ये जो रीफ है ये $6 बिलियन का इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है ऑस्ट्रेलिया को, टूरिज़्म, फिशिंग और जॉब्स के ज़रिए। एक कन्फ्यूज़न मैं यहाँ दूर करना चाहूँगी कि कोरल रीफ्स कोई प्लांट नहीं है, ये एक तरीके का एनिमल होता है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है एल्गी के साथ, जिसके थ्रू वो अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ऑस्ट्रेलिया के 90% एरिया खाली होने की वजह कहीं ना कहीं उसकी वाइल्ड लाइफ भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वाइल्ड लाइफ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिक वाइल्ड लाइफ में आता है। यहाँ पे जो 80% स्पीशीज़ मिलती हैं वो ज़्यादातर एंडेमिक हैं, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं, जैसे कि कंगारू, कोला, वॉम्बैट,
और कुछ डेडली क्रिएचर्स जैसे कि फनल वेब स्पाइडर, ब्लू रिंग ऑक्टोपस, बॉक्स जेलीफिश, कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी हैं जैसे कि ईमू और कैसोवार। ईमू एक ऐसी चिड़िया है जिसके साथ मिलिट्री फाइट भी हो चुकी है, मतलब ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री ईमू से फाइट कर चुकी है। एक ईमू वॉर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और जहां मिलिट्री जो है इन बर्ड से हार गई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक लेक हाइलैंड नाम का एक लेक है जो नेचुरली पिंक लेक है। कूबर पैडी नाम का एक ऐसा टाउन भी है जो मैंने आपको बताया था, ज़मीन के अंदर जहाँ लोग रहते हैं। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया का यूनिक फीचर है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया मिडिल ईस्ट को कैमल एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे कैमल की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ से कैमल मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है एक नो न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी फॉलो करता है, मतलब ये एक हाईली पीसफुल नेशन है लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूएस का। आज ऑस्ट्रेलिया एक मॉडर्न मल्टीकल्चरल और पीसफुल नेशन है। उसके टॉप सेक्टर्स एजुकेशन, टूरिज्म, माइनिंग और आईटी हैं। दुनिया के मोस्ट लाइवेबल सिटीज़ जैसे कि मेलबर्न और सिडनी उसके हिस्से हैं। स्ट्रिक्ट बॉर्डर सिक्योरिटी है लेकिन स्ट्रॉन्ग इमाइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी भी है। आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया की टॉप डेमोक्रेसीज में से एक है जहां फ्रीडम के साथ अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया की कहानी एक जेल से शुरू हुई और डेमोक्रेसी पर आकर रुकी। एक ट्राइबल सिविलाइजेशन से लेकर ग्लोबल पावर हाउस बनने तक का सफ़र बताता है कि अगर कंट्री की लीडरशिप, प्लानिंग और नेचुरल रिसोर्सेज का सही यूज़ हो तो कोई भी देश अपना फ्यूचर बदल सकता है। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।